हेलो दोस्तों, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो है द सेल। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर जो है वो 4 है और टॉपिक है वेरिएशन इन सेल साइज। तो दोस्तों आज ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम ये समझने वाले हैं कि सेल्स इतने छोटे साइज के क्यों होते हैं और इनके अंदर वेरिएशन क्यों है, मतलब क्यों सेल कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े हैं। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर हम इस लेक्चर में ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर को आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनना है, समझना है, क्योंकि आज हम ये देखने वाले हैं कि नेचर ने सेल को इतना छोटा क्यों बनाया हुआ है, सेल माइक्रोस्कोपिक क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब हम सेल के साइज के वेरिएशन के ऊपर बात कर रहे हो, जब हम इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हो, ये वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हो, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट सेल कौन से होते हैं, लार्जेस्ट कौन से होते हैं, लॉन्गेस्ट कौन से होते हैं। इसलिए कुछ मैंने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड की है यहाँ पर। तो देखें, स्मॉलेस्ट सेल जो साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं वो है माइकोप्लाज्मा। 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक बेटा इसका साइज होता है। माइकोप्लाज्मा क्या है? माइकोप्लाज्मा बुनियादी तौर पर एक किस्म के बैक्टीरिया हैं। किंगडम मोनेरा के अंदर इनको रखा जाता है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं पता कि माइकोप्लाज्मा के और नाम भी हैं। एग्जामिनर आपसे माइकोप्लाज्मा के अलावा भी पूछ सकता है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है। माइकोप्लाज्मा का कोई दूसरा नाम लेके आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन तो हमारे बुक में है नहीं है, ये कहाँ से आ गई इन्फॉर्मेशन, इसका तो कोई लिंक ही नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। एग्जाम की अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, अगर नॉलेज इकट्ठा करना है, तो आपको इन सब चीजों को लेकर चलना होगा। जब आप सेल के साइज की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस अर्थ पर लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। क्या होते हैं माइकोप्लाज्मा? एक किस्म के बैक्टीरिया हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको इसका दूसरा नाम बता दूं कि इसका दूसरा नाम क्या है। आपने खुद भी पहले अपने ज़हन पे थोड़ा सा जोर डालना है। ठीक है, अगर आपको पता है तो उसको जरा सा थोड़ा सा रिकॉल करें कि क्या हो सकता है इसका दूसरा नाम। मैंने तो बताना ही है आपको कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए, एग्जामिनर अगर आपसे पूछे कि स्मॉलेस्ट सेल इज मॉलिक्यूट, तो बात ठीक है। स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा, बात ठीक है। माइकोप्लाज्मा का ही दूसरा नाम मॉलिक्यूट है, इनको मॉलिक्यूट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तीसरा नाम भी है इनका, इनका तीसरा नाम भी है और वो है प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीएलओ, पीपीएलओ, पीपीएलओ। ठीक है, इनका जो तीसरा नाम है पीपीएलओ, उसको शॉर्टली कहते हैं प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। देखिए बेटा, एग्जामिनर अगर आपसे माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, बात ठीक है। मॉलिक्यूट इज द स्मॉलेस्ट सेल, बात ठीक है। प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, बात ठीक है। तो ये तीनों नाम जो हैं ये माइकोप्लाज्मा के ही हैं। ठीक है, माइकोप्लाज्मा को मॉलिक्यूट्स भी कहते हैं, प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट जो है इसको स्मॉलेस्ट सेल जो है वो कंसिडर करते हैं, ये किस्म के बैक्टीरिया हैं। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि ये आम बैक्टीरिया से डिफरेंट हैं। जो आम बैक्टीरिया होते हैं ना, ये उनसे डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट हैं? क्योंकि इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अभी नोट कर लें, ये है बैक्टीरिया ही है, बैक्टीरिया की तरह के हैं, लेकिन इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। तो ये सेल वॉल लेस बैक्टीरिया हैं और स्मॉलेस्ट सेल जो है ये कंसिडर किए जाते हैं। इज इट क्लियर? नाउ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, देखें ये एग्जामिनर यहां पर भी आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, आप स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट सेल में डिफरेंस पूछ सकता है। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया और स्मॉलेस्ट सेल दोनों में डिफरेंस है। देखिए, स्मॉलेस्ट सेल भी बैक्टीरिया है लेकिन सेल वॉल लेस बैक्टीरिया है। लेकिन स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया विद सेल वॉल जो है वो डायलेस्टर निमोसेंटस है। ठीक है, निमोसेंटस, डायलेस्टर्स, निमोसेंटस आर बैक्टीरिया विद सेल वॉल एंड स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया।
ठीक है, तो स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन से हैं? डायलेस्टर न्यूमोसिंटस विद सेल वॉल, जबकि स्मॉलेस्ट सेल विदाउट सेल वॉल आर माइकोप्लाज्मा, मॉलिक्यूल्स या प्लूरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये देखें, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो ये मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रीन पर, ये नहायत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने नोट करना है, आपको पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया कौन सा है और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना आपने। स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया अगर बात की जाए तो ये सेल वॉल के साथ हम बात कर रहे हैं, विद सेल वॉल, जबकि स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है, ये माइकोप्लाज्मा है और सेल वॉल लेस है, ये भी एक किस्म के बैक्टीरिया, इनमें सेल वॉल नहीं होती। तो इन दोनों चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है और आपने यहाँ पर एक एक पॉइंट को नोट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एक एक चीज को समझना है, नोट करना है और कॉन्सेप्ट क्लियर करना है भी। ठीक है, इस पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है? ये है ऑस्ट्रिच। अब मैंने ये पिक्चर क्यों ऐड की है? मैं एक्चुअली में इस पिक्चर से आपको ये दिखाना चाहता हूं कि ये ऑस्ट्रिच है और इसका एग जो है ये पूरे के पूरे एनिमल किंगडम में सबसे लार्जेस्ट सेल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इन द सेम वे आप इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं? ये एक किस्म का प्लांट है। ठीक है, ये एक एल्गी है, एल्जी। ठीक है, आपको पता ना एल्जी सिंपलेस्ट थैलोफाइट्स हैं। ठीक है, और ये जो है ये एक ये देखिए प्लांट है और आपको मैं ये बता दूं कि ये स्मॉलेस्ट यूनिसेल्ड प्लांट है। अब आप देख के इस पिक्चर को यकीन ही नहीं कर सकते कि क्या ये सेलुलर है। जी ये यूनिसेलुलर है, एक ही सेल पे ये आपको पूरे का पूरा सेल नजर आ रहा है, ये एक सेल है। इस प्लांट का नाम है एसिटाबुलेरिया। अब थोड़ा सा ज़हन पे अपना जोर डालें और सोचें कि एसिटाबुलेरिया का नाम आपने कहाँ सुना है। वो आपने सुना होगा कि एक साइंटिस्ट थे हैमरलिंग, शायद हैमरलिंग थे, मेरे ज़हन में नहीं है, कंफर्म कर लीजिएगा। हैमरलिंग थे जिन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर तजर्बात किए थे और डेवलपमेंट में न्यूक्लियस की इंपॉर्टेंस बताई थी कि डेवलपमेंट में न्यूक्लियस का क्या रोल होता है, न्यूक्लियस किस तरह से डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। वो जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो इसी प्लांट के ऊपर किए थे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। इसका नाम है एसिटाबुलेरिया। एनीवे दिस इज स्मॉलेस्ट प्लांट एंड इट इज ए यूनिसेलुलर। ठीक है, दिखने में ये बिल्कुल नहीं यूनिसेलुलर लग रहा है, ये मल्टी सेलुलर लग रहा है, लेकिन ये यूनिसेलुलर, इसका नाम है एसिटाबुलेरिया। करते हैं बात इसके ऊपर। अब हम बात करते हैं इंसान के अंदर लार्जेस्ट सेल की और स्मॉलेस्ट सेल की, गैमेट्स। किसे कहते हैं गैमेट? एग और स्पर्म को क्या बोला जाता है? गैमेट्स बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इंसान के अंदर जो लार्जेस्ट सेल है बेटा वो एग सेल है, जो फीमेल में पाया जाता है, और स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म सेल, जो मेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों गैमेट सेल्स हैं। तो इंसान के अंदर लार्जेस्ट, ठीक है, और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो गैमेट सेल ही है। लार्जेस्ट एग सेल है और स्मॉलेस्ट जो है वो स्पर्म सेल है। ठीक है, नाउ लॉन्गेस्ट सेल की बात करते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। लॉन्गेस्ट और है, लार्जेस्ट और है। लार्जेस्ट एक्सेल की बात कर रहे थे हम, अब लॉन्गेस्ट क्या है? लॉन्गेस्ट तो आपको पता होगा कि नर्व सेल होते हैं। ठीक है, लंबे लंबे फाइबर्स होते हैं हमारे ब्रेन में, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रहे होते हैं। ठीक है, वायर की तरह के होते हैं। लेकिन अगर हम इसको और रिफाइन करके देखें कि नर्व सेल तो तीन तरह के होते हैं ना, मोटर न्यूरॉन होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं और मिक्स्ड। ठीक है, तो इन तीनों में से अगर नर्व सेल की बात करें तो उसको और रिफाइन करके देखें तो मोटर न्यूरॉन जो है ये बुनियादी तौर पर लॉन्गेस्ट सेल होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। इनका साइज जो है वो 4.5 फीट में बात करेंगे तो 4.5 है, मीटर में बात करेंगे तो वो 1.37 है। इतने लंबे होते हैं और ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर जो हमारे टो हैं, ठीक है, ये पाँव के जो अंगूठे हैं वहां तक ये पहुंचे होते हैं। इतने लंबे होते हैं ये सेल्स। ठीक है, तो बस आपने ये ज़हन में रखना है कि लॉन्गेस्ट सेल जो है ये लंबे सेल हैं। ठीक है, न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, न्यूरॉन में इसको, न्यूरॉन को भी हम फर्दर डिफाइन करके देख रहे हैं, तो ये मोटर न्यूरॉन की बात कर रहा हूं मैं। जबकि लार्जेस्ट सेल जो है वो एग सेल है। स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? स्पर्म सेल है। तो ये जो बातें भी मैं कर रहा हूं आपने साथ साथ नोट करते जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। नाउ इसको थोड़ा सा और रिकॉल कर लेते हैं। लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या है? एग ऑफ ऑस्ट्रिच।
ठीक है, ऑस्ट्रिच किसे कहते हैं, शुतुरमुर्ग को कहते हैं। नाउ साइज ऑफ ह्यूमन एग, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब इसका साइज मेरे माइंड में नहीं है, आप इसको जरा देख लीजिएगा, ठीक है, कि क्या है इसका साइज। नाउ लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, ये देखिए सारे के सारे नहायत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बिल्कुल लाइट नहीं लेना, साथ साथ नोट करते जाना है। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट जो है वो क्या है, एस्टाबुलेरिया, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट भी किए गए थे न्यूक्लियस का रोल पता लगाने के लिए कि न्यूक्लियस का क्या रोल होता है डेवलपमेंट में। एंड सिंगल सेल ग्रीन एल्गा है ये लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। ओके, नाउ लॉन्गेस्ट प्लांट सेल, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है वो है फाइबर ऑफ रेमी, 55 सेंटीमीटर तक बेटा इसकी लेंथ होती है, फाइबर ऑफ रेमी, और ये मिलता है हमें बोहेमिरिया नाइविया निविया प्लांट से, ठीक है, बोहेमिरिया निविया प्लांट से ये हमें मिलता है, यूट्रिसी फैमिली है इसकी, ठीक है, यूरिटीसी, ठीक है, जो भी है इसकी फैमिली मुझे प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल हो रही है। तो ये जो है ये लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है फाइबर ऑफ रेमी, और ये बोहेमिरिया निविया प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इसलिए है ताकि जब आप सेल के अंदर सेल के साइज के अंदर जो वेरिएशन है उसको डिस्कस कर रहे हो, तो मैं समझता हूं कि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आप जो है हर तरह से इसको एग्जाम को जो है वो तैयार कर सकें। नाउ लॉन्गेस्ट एनिमल सेल इज नर्व सेल्स 90 सेंटीमीटर। वैसे हमने बात की है कि नर्व सेल जो है इन जनरल हमने देखा था कि नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, और उसमें भी हमने देखा था कि मोटर न्यूरॉन आ जाती हैं, ठीक है। नर्व सेल्स में भी अगर हम देखें तो लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है, और उसमें नर्व सेल के अंदर जो ओरिजिनली लॉन्गेस्ट सेल है वो है मोटर न्यूरॉन, 90 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। अब लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, ठीक है, वोल्यूटेंस स्पाइरिलम वोल्यूटेंस लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल है। पता है ना आपको प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक किसे कहते हैं, ऐसे सेल जिनके अंदर बाकायदा ऑर्गेनेलिज और न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, लाइक बैक्टीरिया। तो इसका मतलब है बैक्टीरिया जो है ये लार्जेस्ट जो लार्जेस्ट सेल है वो बैक्टीरिया का है, वो है स्पाइरिलम वोल्यूटेंस, 15 माइक्रोमीटर तक इसका साइज है। ह्यूमन रेड ब्लड सेल की अगर हम साइज की बात करें तो वो है 7.5 माइक्रोमीटर, ठीक। अब ये पिक्चर को जरा गौर से देखें, इसमें आपको मुख्तलिफ तरह के सेल नजर आ रहे हैं। तो बेटा अगर हम इस स्पर्म सेल को इस एग सेल से कंपेयर करें तो देखें एग सेल इस स्पर्म सेल के मुकाबले में कितना बड़ा है और ये कितना छोटा है। इन द सेम वे हम स्मूथ मसल को फैट सेल से कंपेयर करें तो देखिए दोनों के सेल्स में वेरिएशंस हैं। इसी तरह स्किन सेल को मसल सेल, ये लंबा सा जो ये आपको सेल नजर है स्केलेटल मसल है, ठीक है, स्किन सेल को और इस सेल को देखें कितना फर्क है, ठीक है। इसी तरह आप नर्व सेल को और ये जो कनेक्टिव टिश्यूज के सेल्स इनको देखें तो हर सेल के अंदर वेरिएशन है। एंड आपको मैं बता दूं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर 200 मुख्तलिफ किस्म के सेल्स हैं, देयर आर 200 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन बॉडी। और एक और चीज कि फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग है, आपको पता है कि बिल्डिंग जो है उसका जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, ईंट। आपको पता है कि ईंट जो बिल्डिंग है वो ईंटों से मिलकर बनी होती है, ब्लॉक से मिलकर बनी होती है, जिसे बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम इंसान की बात करें तो इंसान की बॉडी जो है वो सेल से मिलकर बनी हुई है। जिस तरह एक बिल्डिंग ईंटों से मिलकर बनी हुई है, उसी तरह इंसान का जिस्म जो है, इंसान की बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। समझ लें कि वो सेल जो है वो इंसान की ईंटें हैं। वो जिस तरह एक एक ईंट ने ईंट के एक ईंट को जोड़कर जो है एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी गई है, इस तरह एक एक सेल को जोड़ के एक बहुत बड़ा मल्टी सेलर इंसान बना दिया गया है। तो दोनों में सिमिलैरिटी किस चीज की है कि दोनों के अंदर जो है वो स्ट्रक्चरल यूनिट मौजूद है। बिल्डिंग के अंदर ईंट है, इंसान के अंदर सेल है। लेकिन बेटा बिल्डिंग में आप देखेंगे तो सारी की सारी ईंटें, सारे के सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपको एक जैसे नजर आएंगे, ऑलमोस्ट एक जैसे होंगे। जबकि इंसान में अगर आप देखें जो उसके सेल्स हैं, जो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो आपको एक साइज के नजर नहीं आएंगे, जैसा कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे सेल्स इंसान के हैं। तो देखें इंसान की जो सेल्स हैं ये उस उन ईंटों की तरह एक साइज के नहीं होंगे, ये डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट इनकी शेप्स हैं।
तो सेल्स, एक पहले नंबर पे तो सेल्स बहुत छोटे होते हैं, दूसरा इनके सेल्स के अंदर वेरिएशंस आती हैं। क्यों वेरिएशंस आती हैं, ये आगे हम जाके समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों है, सेल्स को क्यों इतना छोटा बनाया गया है, सेल को क्यों माइक्रोस्कोपिक बनाया गया है, इसकी वजह क्या है। ठीक है, अब इस पिक्चर में मैं आपको एक चीज बता दूं, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही है एक चीज को, कि देखें ये बड़े साइज का सेल है, ये छोटे छोटे सेल्स हैं। अब ये छोटे सेल जो है इसके ऊपर हंस रहे हैं, ठीक है, और ये बड़े साइज का जो सेल्स है ये थोड़ा सैड है, और ये क्या कह रहा है कि आई एम स्टार्विंग, यानी कि इसको भूख लगी है, इसके पास न्यूट्रिएंट नहीं है, इसके पास पानी नहीं है, स्टार्विंग कंडीशन में है। जबकि ये छोटे साइज की सेल जो हैं ये फिट हैं, हेल्दी हैं, इनके पास न्यूट्रिएंट है, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, इसलिए इनके पास चूंकि सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं, छोटे साइज की हैं, और ये इसके ऊपर हंस रही हैं, और ये बड़े साइज की है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए, इस पिक्चर से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ बेटा, सिंपल सी एक बात सुन ले मेरी जरा। इंसान के जिस्म के अंदर, फॉर एग्जांपल मैं ह्यूमन की एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, अब हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जितना ज्यादा मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, उस ऑर्गन के सेल का साइज भी उतना ही छोटा होगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन जितना मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, जितना ज्यादा उस ऑर्गन के ऊपर मेटाबॉलिक लोड होगा, उस ऑर्गन के सेल्स भी उतने ही छोटे होंगे। लाइक लिवर, लिवर के हेपेटोसाइट्स देखें, लिवर के हेपेटोसाइट्स बहुत छोटे साइज के होते हैं, क्योंकि लिवर आपको पता है हमारी बॉडी का सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का। सारे का सारा मेटाबॉलिज्म जो है ऑलमोस्ट जो है वो लिवर कंट्रोल करता है। ठीक है, तो लिवर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इन आवर बॉडी। तो इस तरह लीवर के जो सेल्स हैं ये नहायत छोटे होते हैं। अगर हम दूसरी तरफ एग सेल को और नर्व सेल को देखें, तो ये बड़े साइज के क्यों है, नर्व सेल लॉन्गेस्ट क्यों है और एग सेल लार्जेस्ट क्यों है, इनको छोटा क्यों नहीं बनाया गया, इसकी क्या वजह है। चले मैं आपको डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल ये नर्व सेल है, ठीक है, नर्व सेल बेटा आप देखें कि जो नर्व सेल होते हैं, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट सेल है, ठीक है, ये देखें ये इसकी सेल बॉडी है, ठीक है, और ये इसका लंबा सा वो डेंड्राइट है, ठीक है, ये आपने इस तरह वो पिक्चर देखी होगी, ये सारी ये लंबा सा इसका डेंड्राइट है, ठीक है, और ये इसकी फर्दर जो है ये वो शाखें निकली हुई हैं, ठीक है। अब देखा जाए तो इनको भी मेटाबॉलिकली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नर्व सेल आपको पता है कि ये मैसेजिंग कंडक्ट करते हैं, इनके ऊपर भी अच्छा खासा लोड होता है, लेकिन इनका साइज छोटा क्यों नहीं है, लंबे क्यों होते हैं, इनके ऊपर इतना मेटाबॉलिक लोड क्यों नहीं होता। बेटा देखें, इन्होंने सिंपल सी बात आपने जहन में रखनी है कि इन्होंने जो भी काम करना है अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू करना है, ये अपने मेटाबॉलिज्म के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, ये अपने साइटोप्लाज्म के ऊपर इतना डिपेंड नहीं करते, ये डिपेंड करते हैं सारे के सारे अपनी मेम्ब्रेन के ऊपर, क्योंकि इन्होंने नर्व कंडक्शन करवानी है, ठीक है, इंपल्स को कंडक्ट करवाना है, और इंपल्स को कंडक्ट करवाने का काम सारे का सारा मेम्ब्रेन का है। इसलिए ये सेल लॉन्गेस्ट हैं, इसलिए लॉन्गेस्ट रखा गया है ताकि इनका सरफेस एरिया ज्यादा हो, सरफेस एरिया मतलब मेम्ब्रेन ज्यादा हो, मेम्ब्रेन ज्यादा होगी तो नर्व कंडक्शन भी बेहतर होगी, इसलिए इनके ऊपर इतना मेटाबॉलिक लोड नहीं होता, ना इनको जरूरत है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम एग को देखें, ठीक है, ह्यूमन एग को देखें, तो ये लार्ज साइज का होता है, ठीक है, बड़े साइज का है। अब इसका साइज बड़ा क्यों है, अगर आप स्ट्रिक्ट सेंस में देखें तो आप कहेंगे कि एग सेल को छोटा होना चाहिए, क्योंकि एग सेल से आइंदा चल के एक एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होनी है, ठीक है, और एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के लिए जो सेल हैं उनको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उनके अंदर बहुत ज्यादा हाई मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। तो अगर एग सेल बड़े साइज का है तो इसका मतलब इसके अंदर ये बिल्कुल ये कंडीशन आ जाएगी, ये स्टार्विंग कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है, इसके पास न्यूट्रिएंट नहीं होगी, इसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, इसके पास पानी नहीं होगा, तो ये फर्दर एम्ब्रियो को कैसे बना सकता है, इसको छोटे साइज का क्यों नहीं रखा गया। तो बेटा सिंपल सी बात है, इसके अंदर होती है क्लीवेज। ओके लिसन, कोई भी सेल आर्म डिवीजन जो होती है, ठीक है, नॉर्मल सेल डिवीजन में क्या होता है कि सेल पहले डिवाइड होता है, फिर उसकी ग्रोथ होती है, फिर वो डिवाइड होता है, ठीक है, सेल को डिवाइड होने से पहले ग्रोथ होनी होती है उसकी, ठीक है, उसका साइज बढ़ता है, उसके साइज में इंक्रीज होता है, फिर जाके वो डिवाइड होता है, ठीक है। तो यहां पर ये सिचुएशन नहीं है, यहां पर जस्ट क्या होगा, क्लीवेज होगी। क्लीवेज इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल सेल डिवीजन बिकॉज इन क्लीवेज
देयर इज नो नीड टू इंक्रीज द साइज ऑफ सेल। ठीक है, क्लीवेज में सेल के साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। जस्ट ये सेल, ये एग को डिवाइड किया गया, ओके, अब ये दो सेल में डिवाइड हो गया। अब ये दोनों सेल की ग्रोथ नहीं हो गई, इमीडिएटली एक नई डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी। देखें, अब ये सेल, एक पहले ये एग सेल बड़ा था ना, अब ये देखिए 4 सेल बन गया। अब चारों सेल का साइज देखिए छोटा है। फिर एक और डिवीजन होगी, ठीक है, फिर एक और डिवीजन होगी। आप देखिए ये डिवीजन होती जा रही है। जैसे जैसे डिवीजन होगी वैसे वैसे सेल का साइज भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। ठीक है, आप देखिए ये सारे के सारे सेल जो है ये छोटे हैं। ठीक है, तो अब सेल क्या होता है, क्लीवेज के रिजल्ट में सेल जो है इसकी ग्रोथ हो ही नहीं पाती। सेल इमीडिएटली डिवाइड करते जाते हैं और इवेंचुअली सेल बहुत छोटे साइज के हो जाते हैं। और वही छोटे साइज के सेल जो है मेटाबॉलिकली इतने एक्टिव हो जाते हैं कि उनसे आगे चल के फिर इन फ्यूचर जो है वो क्या बन जाता है, एक एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, उससे क्या बनता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक हो गया, इन छोटे सेल्स की वजह से ही बनता है। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया ना कि सेल बड़े साइज का होगा तो उसको क्या नुकसान है, छोटे साइज का होगा तो उसको क्या फायदा है। सेल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो ज्यादा होगा। चलें आगे चल के हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है इसका क्या लिंक है सेल के साइज से। जरा गौर से आपने इस टॉपिक को समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अभी मैं डिस्कस करने लगा हूं कि सेल इतने छोटे साइज के क्यों होते हैं, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो का क्या लिंक है इनके साइज से, उसको हम एक एग्जांपल के साथ क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके, अब इस पिक्चर में बेटा देखें, आपको ये दो क्यूब नजर आ रहे हैं। इस क्यूब के अंदर छोटे छोटे 27 स्मॉल क्यूब्स हैं। ये जो बड़े साइज का क्यूब नजर आ रहा है ना, जो इसके साइज का, ये एक अकेला क्यूब है। गौर से सुने मेरी बात को, ये एक अकेला क्यूब है। इसका साइज 30 माइक्रोमीटर है। और ये जो क्यूब है ये है तो इसके साइज का ही, ये क्यूब आपको इसके साइज का ही नजर आ रहा है, लेकिन ये क्यूब छोटे छोटे 27 स्मॉल क्यूब से मिलकर बना हुआ है। ठीक हो गया, और इनके अंदर जो छोटे छोटे स्मॉल 27 क्यूब हैं उनमें से हर क्यूब का जो साइज है वो 10 माइक्रोमीटर है। ठीक है, तो अगर हम इसका सरफेस एरिया निकालें, इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करें तो वो निकलता है 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जबकि इस अकेले का अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो निकलेगा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से जिसके अंदर ज्यादा क्यूब हैं, 27 क्यूब वाला ये जो साइज है इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इस अकेले का कम है। यही चीज हम आगे चल के सेल के ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, कैसा, वहां पर क्यों हुआ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सेल जितना छोटा होगा उतना ज्यादा उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगी। बेटा यही बात आगे चल के हम डिस्कस करने वाले हैं। जस्ट यहां पर पहले पिक्चर देख लें आप कि सेल का छोटा होना क्यों जरूरी है, सेल को छोटा क्यों रखा जाता है, क्यों सेल इतने छोटे साइज के होते हैं। इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाने के लिए इनको छोटा रखा जाता है। और क्यों सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा रखा जाता है, बेटा मैं आपको चले पहले एडवांस में आपको बता दूं। ठीक है, देखें, सेल को मुसलसल, सेल एक ओपन सिस्टम है, इसको मुसलसल न्यूट्रिएंट चाहिए, पानी चाहिए, ठीक है, और ऑक्सीजन, इसको जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकालने हैं इसने, ठीक है, जो कुछ भी इसके अंदर वेस्ट इकट्ठा हो गया है वो इसने बाहर निकालना है। इसको बाहर से फूड चाहिए वो इसने लेना है, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, साल्ट चाहिए, वो सारे के सारे इसको इमीडिएटली चाहिए होते हैं जिंदा रहने के लिए इसको। और ये तभी पॉसिबल है अगर इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और सरफेस एरिया कम होगा, तो फिर ये न्यूट्रिएंट और ये ऑक्सीजन और ये पानी बहुत जल्दी से डिफ्यूज हो जाएंगे सेल के अंदर। यानी ये बहुत जल्दी जो है वो इन चीजों को अपने अंदर जो है वो डिफ्यूज कर लेगा। ठीक है, अगर इसी सेल की अगर हम बात करें तो देखिए इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, और इसका वॉल्यूम ज्यादा है, सरफेस एरिया जो है ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। ठीक है, इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है और वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सरफेस एरिया कम है। सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा उलट बोल गया, मैं बताता हूँ आपको। पहले आप देखें, ये जो है इसका देखें लेस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया लेस है
और वॉल्यूम जो है वो ज्यादा है, यानी साइटोप्लाज्म इसके अंदर ज्यादा है और इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया हम टेक्निकली किसे कह रहे हैं, इसकी मेम्ब्रेन को, इसकी मेम्ब्रेन को कंफ्यूज नहीं होना आपने, ठीक है। सरफेस एरिया हम इसकी मेम्ब्रेन को बोल रहे हैं जो उसको सराउंड कर रही है, जिसके साइटोप्लाज्म को जो चीज सराउंड कर रही है वो इसका सरफेस एरिया है, इसकी मेम्ब्रेन है। और वॉल्यूम इसको किसको बोल रहे हैं हम, साइटोप्लाज्म को। तो बेटा देखिए इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा है, साइटोप्लाज्म ज्यादा है, तो बाहर से आने वाले जो न्यूट्रेंट हैं, ऑक्सीजन है, वाटर है, ठीक है, वो इसके अंदर बहुत स्लो डिफ्यूज होंगे, इतनी स्लो डिफ्यूज होंगे कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो रही, तो इसका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। यानी इसकी रिक्वायरमेंट टाइम पे नहीं पूरी हो रही क्योंकि चीजें लेट डिफ्यूज हो रही हैं, उसकी वजह इसका सरफेस एरिया जो है वो लेस है और वॉल्यूम ज्यादा है। इसके मुकाबले में देखें, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यानी मेम्ब्रेन का साइज ज्यादा है, और वॉल्यूम यानी साइटोप्लाज्म कम है। अगर ऐसा होगा, अगर इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा और वॉल्यूम जो है वो कम होगा, तो फिर बाहर से न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन और पानी जो है बहुत जल्दी से इसके अंदर डिफ्यूज होंगे, और अंदर मौजूद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो भी बहुत जल्दी बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे। तो ये होता है सेल को फायदा, जितना सेल का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम होगा, उतना ज्यादा सेल एफिशिएंट होगा, उतना ज्यादा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। तो सेल का साइज उसके मेटाबॉलिज्म से डायरेक्ट लिंक करता है। मोर सरफेस एरिया, लेस वॉल्यूम, ओके, मोर एफिशिएंट सेल। सेल जितना छोटा होगा उसका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही उसका वॉल्यूम कम होगा, और उतनी ही स्पीड से उसके अंदर न्यूट्रिएंट आएंगे और ऑक्सीजन आएगी और वेस्ट मटेरियल उतनी ही स्पीड से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरह सेल का सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल है। सेल जितने बड़े साइज का होगा उतना उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा और सरफेस एरिया कम होगा, न्यूट्रिएंट का और गैसेस का एक्सचेंज लेट होगा, सेल का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो देखें हमें आंसर मिल गया, हमने पता लगा लिया कि सेल इतने छोटे साइज के क्यों होते हैं, नेचर ने सेल को इतने छोटे साइज का क्यों बनाया है, उसकी वजह उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो है, ठीक है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए हम पहले कुछ फार्मूलाज को देखेंगे बेटा, ठीक है। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, सरफेस एरिया लेंथ इंटू विड्थ इंटू 6, इसकी साइड्स हैं, ठीक है। वॉल्यूम कैसे करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। चले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मान लेते हैं कि सेल एक क्यूब की तरह है, ठीक है। सेल को हम एक क्यूब कंसिडर करते हैं। चले ये जो आपके सामने पिक्चर आई है ये एक सेल है, इसको अपने सेल कंसिडर करना है, ठीक है। अब देखिए क्यूब जो है ना, आम आप देखेंगे वो जो क्या होता है, रूबिक क्यूब्स जो होते हैं, छोटे बच्चों के खिलौने जो होते हैं क्यूब की तरह के, अगर वो आपको मिला तो आप उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। उसकी 6 साइड्स होंगी, ठीक है। यहाँ पर आप इसको समझने की, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसकी 6 साइड्स हैं, ये क्यूब है, इसको अपने सेल कंसिडर करना है। सेल एक क्यूब की तरह है, ठीक है। जस्ट इस फार्मूला को समझने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब देखें 1 2, 2 साइडें, 3 4, 4 साइडें, 5 और 6, ठीक है, 6 साइडें हो गई। यानी कि पहली और दूसरी एक दूसरे के आमने सामने, तीसरी और चौथी एक दूसरे के आमने सामने, पांचवी और छठी एक दूसरे के आमने सामने। तो इस तरह इस क्यूब की कितनी सरफेस है, 6 सरफेसेस हैं इसकी। कितनी सरफेसेस हैं, 6 सरफेसेस हैं। डेफिनेटली इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है, ठीक है। और इसकी सरफेसेस कितनी है, 6। यानी अगर आपने इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, इस क्यूब का सरफेस एरिया कैलकुलेट करना है, तो इस क्यूब की लेंथ और इस क्यूब की विड्थ को इसकी 6 जो सरफेसेस हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसकी सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर आपने इस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है तो इसकी लेंथ, इसकी विड्थ और इसकी डेप्थ, इसको आपस में कैलकुलेट करें, आपके पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो बेटा यही फॉर्मूला हम लगाएंगे सेल के सरफेस एरिया और वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन इसके लिए हम समझेंगे कि सेल एक क्यूब है, सेल एक क्यूब की मानद है, ठीक है। तो चलें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस पिक्चर को देखेंगे। चलें ये हमारे पास एक सेल है, इसको, ये क्यूब जो मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है ये एक सेल कंसीडर करना है आपने, ठीक है। तो बेटा देखें यहाँ पर हम एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं कि ये जो है इसकी लेंथ है और ये जो है इसकी विड्थ है और ये जो है इसकी क्या है, डेप्थ है, ठीक है। ये हो गई इसकी डेप्थ, ठीक हो गया। तो 3 चीजें हमारे पास आ गई, लेंथ विड्थ डेप्थ। अब मान लेते हैं कि इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर की है, विड्थ भी 1 सेंटीमीटर की है और इसकी डेप्थ भी 1 सेंटीमीटर की है, यानी इसकी
जो हर आर्म है, हर बाजू जो है वो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो है वो क्या निकालेंगे, इस सबसे पहले हम इसका जो है वो सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे। अगेन वही फार्मूला हम लगाएंगे। इसकी लेंथ कितनी है और इसकी विड्थ कितनी है। ठीक है, सरफेस एरिया निकालने के लिए हम इसकी लेंथ और इसकी विड्थ को इसकी 6 जो सरफेसेस हैं उसके साथ जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है इसका जो है वो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया। चलें मान कैसे, अब इसकी लेंथ कितनी है 1, विड्थ कितनी है 1 और इसकी टोटल साइड्स कितनी है, इसकी टोटल सरफेसेस कितनी है 6। तो 6 इंटू 1 इंटू 1 ये हमारे पास आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया बेटा। तो इस तरह हमारे पास इसका जो सरफेस एरिया आया है वो है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? नाउ वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू डेप्थ। अब हम लेंथ, विड्थ और डेप्थ को जो है वो कैलकुलेट करेंगे टू फाइंड आउट इट्स वॉल्यूम। ठीक है, अब यही हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। देखें वैल्यूज हमारे सामने हैं, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। ठीक है, इनको हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास आ गया 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया हमारे पास इसका वॉल्यूम और 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास इसका सरफेस एरिया। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास क्यूब था, जो सेल था जिसको हमने सेल कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, उसका हमारे पास जो सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो आई है वो 6:1 है। ठीक है, हमारे पास इसकी सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितनी है 6:1। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है इसकी। ठीक है, यानी इसका सरफेस एरिया 6 है और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है 1 है। ठीक है, यानी देखें ना, सरफेस ज्यादा है और वॉल्यूम कम है 1 है। नाउ एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। चलें इसी सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इसको बड़ा कर लेते हैं, इसकी डायमेंशंस बड़ी कर लेते हैं। पहले 1 था, अब 2 कर लेते हैं। अब ये हमने चूंकि 2 किया, अब सेल थोड़ा सा बड़ा हो गया। ठीक है, सेल का साइज इंक्रीज हो गया। अब ये 2 है, अब इसकी 2 लेंथ है, विड्थ और डेप्थ भी इसकी 2 है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका बेटा करेंगे सरफेस एरिया कैलकुलेट। अगेन वही फार्मूला। ठीक है, लेंथ और विड्थ, लेंथ इसकी कितनी है 2, विड्थ इसकी कितनी है 2। ठीक है, और सरफेस इसकी जो टोटल सरफेसेस हैं वो कितनी है 6। ठीक है, जैसे मैंने आपको वो बताया था ना, जब मैंने फार्मूला आपको वो दिखाया था तो मैंने क्यूब बना के आपको दिखाया कि 6 साइड को कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये 6 जो है इसकी टोटल साइड्स हैं, टोटल सरफेसेस हैं इसकी। ठीक है, तो इसकी विड्थ और इसकी लेंथ को इसकी टोटल सरफेसेस के साथ आपने जो है वो कैलकुलेट करना है और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेटर से आप खुद कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाहता, जस्ट मैं आपको टू दी पॉइंट रखना चाहता हूँ, सिर्फ ये समझाने के लिए कि कैसे सेल का साइज बढ़ रहा है और इसके सेल के साइज के बढ़ने के साथ साथ किस तरह से उसके वॉल्यूम और उसके सरफेस एरिया पे इफेक्ट पड़ रहा है, जस्ट मैं ये समझाना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो ये 2 2 और 2 यानी लेंथ, विड्थ और डेप्थ। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे आपस में, अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा और ये वैल्यू आएगी हमारे पास 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक हो गया बेटा, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह अगर हम देखें तो हमारे पास जो इसकी जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आई है वो कितनी है 24। ठीक है, 24 इंटू 8। ठीक है, ये हमारे पास कितनी आई 24 इंटू 8। ठीक हो गया, 24 इंटू 8 ये हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आई है। अगर आप इस 24:8 को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 1। ठीक है, मतलब ये सिंप्लीफाई करके मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 3 इंटू 1। ठीक है, अब यहां पर ये इसकी आ गई 3 इंटू 1। अब इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, अब हम इसको 3 कर देते हैं। ठीक है, अब इसकी लेंथ 3 है। ठीक है, और इसकी विड्थ 3 है, इसकी डेप्थ भी 3 है। तो इसको हमने सेल का साइज और बढ़ा दिया और इंक्रीज कर दिया है और अब इसका सरफेस एरिया हम देखेंगे कितना है 3 इंटू 3 इंटू 6, ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा आपको। ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो वो है 3 3 3। ठीक है, और ये आ जाता है हमारे पास 27 क्यूबिक सेंटीमीटर।
तो इस तरह हमारे पास सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो कितनी आ रही है 54 इंटू 27, ठीक है 54 इंटू 27 क्यूब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आ रही है। अगर इस वैल्यू को हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगी 2 इंटू 1, कितना आ जाएगा 2 इंटू 1, ठीक है। तो अब थोड़ा सा हम गौर करते हैं बेटा, पहले सेल में जो हमने देखा था जिसकी आर्म जो है वो 1 सेंटीमीटर थी, ठीक है 1 सेंटीमीटर आर्म वाला जो सेल था सबसे पहले हमने जो लिया था, ठीक है उसका आप देखें उसकी हमारे पास वैल्यू कितनी आई थी, उसकी रेशो कितनी आई थी, वो थी 6 इंटू 1, ठीक है वो कितनी थी 6 इंटू 1, ठीक हो गया उसका इतना था, ठीक है। और इसी तरह हमने वो सेल जिसकी वैल्यू 2 थी, जिसकी सारी की सारी आर्म्स जो हैं वो 2 सेंटीमीटर थी, ठीक है उसका हमारे पास कितना आया था, वो था 3 इंटू 1, ठीक है 3 इंटू 1। और इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू आई है वो आई है जिसका जिसकी तीनों साइड से 3-3 सेंटीमीटर की हैं, ये अभी जो आप देख रहे हैं, ठीक है इसका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हमारे पास आया है वो है 2 इंटू 1। आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा मैं इसको सही नहीं लिख पा रहा, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। बस मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेटा देखें सेल का साइज जब छोटा था 1 सेंटीमीटर था तो उसका देखें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आ रहा था 6 इंटू 1, ठीक है 6:1। जब हमने इसका साइज बढ़ाया इसको 2 किया तो ये हो गया 3:1। जब हमने इसको और इंक्रीज किया तो ये आ गया 2:1। तो आप जरा थोड़ा सा गौर करेंगे, जैसे जैसे सेल का साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या हो रहा है इसका कम हो रहा है। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा सरफेस एरिया छोटे सेल का है और सबसे कम सरफेस एरिया किसका है, इस बड़े सेल का है। तो सरफेस एरिया इंक्रीज डिक्रीज होता है जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है, जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होगा वैसे वैसे उसका सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, ठीक है सरफेस एरिया डिक्रीज होगा। इसका ये मतलब है कि अब वो एफिशिएंटली न्यूट्रिएंट का और ऑक्सीजन का और वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज नहीं कर सकता। अगर ये प्रोसेस स्लो हो जाए, अगर सेल जो है वो अपने अंदर न्यूट्रिएंट को, ऑक्सीजन को या दूसरे मटेरियल्स को इतना स्पीड से एक्सचेंज ना कर पाए तो सेल ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए सेल को ज्यादा देर तक सरवाइव करने के लिए इन चीजों की मुसलसल सप्लाई चाहिए, मुसलसल वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है और मुसलसल न्यूट्रिएंट चाहिए, मुसलसल ऑक्सीजन चाहिए, तो ये सारा कुछ बहुत स्पीड से होना चाहिए, तभी सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रह सकता है। और जितना सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा उतना ज्यादा उस ऑर्गेनिजम्स का, उस इंडिविजुअल का सर्वाइवल पॉसिबल होगा। तो ये सारी की सारी बेटा चीजें जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि सेल इतने छोटे साइज के क्यों होते हैं, सेल के अंदर वेरिएशंस क्यों होती हैं, हर सेल अपनी अपनी हिसाब से जो है वो अडेप्ट हो चुका है, ठीक है। अब हम इसका कंक्लूजन क्या निकालेंगे, हम इसका ये कंक्लूजन निकालेंगे कि ये क्लियर है कि सरफेस वॉल्यूम रेशियो जो है वो डिक्रीज होती है जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज होता है, ठीक है। जैसे जैसे सेल का साइज इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो है वो भी डिक्रीज होता जाएगा। तो ये पूरे के पूरे लेक्चर का निचोड़ है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।